योगेंद्र जी से हम बहुत कुछ सीखते हैं। योगेंद्र जी से हम सीखते हैं जज्बा, योगेंद्र जी से हम सीखते हैं बहादुरी। योगेंद्र जी एक ऐसी शख्सियत हैं जो सिर्फ भारत को वीरता का संदेश नहीं देते, बताते हैं कि हर परिस्थिति में आपको खड़े रहना है। इसलिए योगेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपको सलाम करता हूं और बहुत स्वागत करता हूं राष्ट्रवादी समूह में। मैं भी आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और रिपब्लिक टीवी के तमाम दर्शकों को भी अभिनंदन और वंदन करता हूं। खास करके जो हमारे शहीद परिवार बैठे हैं उनको मैं नमन और वंदन करता हूं। योगेंद्र जी, हम जुलाई के महीने में बैठे हुए हैं, यही वो महीना था। उस दौरान क्या परिस्थितियां रही थीं आपने तो देखा, और आज हम उसी जुलाई के महीने में बैठे हुए हैं। कई साल बीत गए सर, लेकिन आज भी वीरता की कहानी वैसी की वैसी है। वो कहानी आप आज भी याद करते हैं? बिल्कुल, 26 साल हो गए जी। और ये वही महीना है जिस महीने में, यानी अप्रैल से शुरू हुआ था ये और जुलाई 26 तक हिंदुस्तान के 527 बेटों ने कारगिल, बटालिक, द्रास और तुर्तुक के हर पत्थर पर अपने रक्त की बूंदों से हिंदुस्तान का नया इतिहास लिख दिया था। लोग कहते हैं वो कारगिल नहीं है, वो कारगिल धाम है, जहाँ 527 वो आत्माएं वहाँ पर भारत की रक्षा कर रही हैं, सीमाओं की रक्षा कर रही हैं। और उन साथियों के साथ रहने का, युद्ध लड़ने का मुझे सौभाग्य मिला। और सबसे बड़ा सौभाग्य था कि मैं इस भारत माँ के गर्भ से पैदा हुआ, और उससे बड़ा सौभाग्य इस भारत माँ की रक्षा के लिए एक सैनिक के रूप में मैं भारत का सैनिक बना। ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात थी। हम राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे, सभी साहब लोगों ने बहुत उन्होंने बोला। सच में फौज में एक ही धर्म होता है, फौजी धर्म होता है, और सर्वधर्म स्थल होता है। एक ही बैरिक के अंदर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गोम्फा, वो सब एक ही बैरिक के अंदर होती है। कोई यहाँ पहले वो मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, गोम्फा में जाते हैं, फिर सारा एक दूसरे से प्रसाद खा करके गले मिल करके चले जाते हैं। ये एक यूनिटी, ये ताकत है। और ये ताकत ही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है। और ये ताकत से ही राष्ट्र हजारों वर्ष से अपनी सनातन संस्कृति की बदौलत अपने पैरों पर खड़ा है। ये कभी लड़खड़ाया नहीं है। बिल्कुल। बहुत इस देश के ऊपर युद्ध थोपे गए, बिल्कुल, लोगों ने आक्रमण किए, तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन नहीं टूटा। और आज अगर हम उस चीज़ की दिशा की बात करें, क्योंकि हमारी जो शैक्षिक पद्धति थी, शिक्षा पद्धति बहुत गहरी थी। एक व्यक्ति को जो स्ट्रांग बनाती है वो ज्ञान बनाता, शिक्षा बनाती है। नालंदा हमारी वो विश्वविद्यालय था जहाँ दुनिया के देशों के लोग 2-2, 3-3 साल एडमिशन के लिए खड़े होते थे, और फिर भी यकीन नहीं होता था कि 3 साल के बाद हमारा एडमिशन हो भी जाएगा कि नहीं। हम ऐसी शिक्षा पद्धति वाले देश थे। उस लोगों ने, अंग्रेजों ने पहले हमारी शिक्षा पद्धति के ऊपर प्रहार किया। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने हमारी शिक्षा पद्धति को तोड़ करके एक अपनी शिक्षा पद्धति, और उस शिक्षा पद्धति से आज हम इतने, क्योंकि किसी भी इंसान को ज़्यादा दिन तक डंडे के बल पर गुलाम नहीं बनाया जा सकता। अगर उसको गुलाम बनाया जा सकता है तो उसको आंतरिक रूप से जब तक तोड़ा नहीं जाएगा, और तोड़ने का साधन है शिक्षा। बिल्कुल। तो आज जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ, 3.5 साल मुझे रिटायरमेंट के हुए हैं, लेकिन मैं रिटायर्ड देश की सेवा का निवृत्त हुआ हूं, लेकिन अपने कर्तव्य और दायित्वों से निवृत्त नहीं हूं। 3.5 साल के अंदर 6.5 लाख भारत के युवाओं से, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, राजस्थान से लेकर के मणिपुर तक 6.5 लाख युवाओं के साथ संवाद किया है। जोरदार तालियां। और कई लाख युवाओं को
जो एक नकारात्मक विचारों में डूब करके एक आत्महत्या की तरफ, जो एक बहुत जघन्य अपराध है, उसकी तरफ बढ़ते जा रहे थे, उनकी सोच को बदली करने में मैं कामयाब हुआ। इसके लिए मैं परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे वो शक्ति और सामर्थ्य दी। इसलिए मैंने सर आपसे कहा कि आपके अंदर एक जज्बा है और वो जज्बा कोई भूला नहीं है। आप योगेंद्र जी को देख रहे हैं, आप सोचिए आपको एक छोटी सी चोट लग जाती है तो आप चल नहीं पाते हैं, आपको दिक्कत होती है। योगेंद्र जी ने 1 2 नहीं 18 गोलियां, और जो हाथ है जो पाँव है वो मारते रहे, लेकिन योगेंद्र जी ने उफ तक नहीं किया। योगेंद्र जी अगर मैं गलत हूँ तो आप बताइए, वो पल कैसा था उस दौरान? वो बहुत कठिन पल थे और मुझे वो पल आज भी याद है कि जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था। 17,000 फीट ऊंची पहाड़ी टाइगर हिल टॉप के ऊपर हम 7 जवान लड़ रहे थे। 7 जवान, क्योंकि 21 जवानों की टीम थी जो चढ़ नहीं पाई। दुश्मन ने फायर खोल दिया, फायर की वजह से ऊपर नहीं चढ़ पाई। 7 जवान हम ऊपर चढ़ पाए थे। 5 घंटे तक युद्ध चला था हमारा। आप सोचिए, सामने 50 पाकिस्तानी जवान, हम केवल 7, लेकिन बेखौफ सीना तान करके ये 7 जवान 5 घंटे तक लड़ते रहे। और लड़ते लड़ते वो परिस्थिति, वो पल, वो दृश्य भी आए जो आज तक सिर्फ लोगों ने टीवी में, फिल्मों में देखा होगा कि गर्दनें कटती हैं और धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को देखा नहीं, जिया है। बड़ी बात। पल आज भी याद है जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था, नाक से खून की धार बह रही थी। मेरा साथी ठीक सामने बैठा हुआ मुझे फर्स्ट एड करने लगता है। उसको यहाँ पे गोली लगती है, उसका यहाँ से सर निकल कर के बाहर चला जाता है। उसका हाथ पकड़ा, सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द तक नहीं बोल पाया। बगल में बैठा मेरा ट्रेनिंग का साथी, रूममेट था। मैं उसको बोला, अनंतराम सर को तो गोली लगी है। क्या? ये उसके जीवन का आखिरी शब्द था। उसको सीने में गोलियां लगती हैं, फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती हुई मेरी गोद में आकर के लेट जाता है। पल भर के अंदर मेरे दोनों साथी शहीद हो जाते हैं। एक साथी दौड़ करके पीछे से हमारी हेल्प के लिए पहुंचता है। जैसे वो नज़दीक आया तभी वहाँ पर पाकिस्तानी आर्टिलरी का एक बम गिरता है। उसकी यहाँ से गर्दन कट कर के दूर जा कर के गिरती है। चारों तरफ खून की बौछारें ही बौछारें थीं। मैं पड़ा हुआ देख रहा था। उस धड़ पर सर नहीं था, लेकिन हाथों से बंदूक नहीं छूटी थी और वो धड़ 2 कदम तक चला, फिर जमीन पर गिर गया। एक और साथी आगे बढ़ा, एक और बम वहाँ पर गिरता है। उसके दोनों हाथ, दोनों पैर कट कर के जमीन पर गिर जाते हैं। इस तरह से एक एक साथी को अपनी आंखों के सामने माँ भारती के चरणों में समर्पित होते हुए देखा है। मर चुके थे हम उनकी तरफ से। उनका एक कमांडर था, उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जरा इनको चेक करना, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं बच गया है। पाकिस्तान के जवान हमारे जवानों की बॉडियों में जब 4-5 गोलियों के ब्रस्ट मारते थे, बॉडियां ऐसे उछलती थीं। उसने सामने वाले को मारा, उसकी बॉडी उछली, बगल वाले को मारा, उसकी भी बॉडी उछली। मैं इस तरह से पड़ा हुआ था। उसने फर्स्ट में यहाँ पे गोलियां मारी, मैं इस तरह से था, मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है यहाँ से। फिर उसने पैर में गोली मारी, यहाँ से भी धुआं निकल रहा था। उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा और उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं है। फिर तो उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का तांडव शुरू किया। हमारे जवानों की बॉडियों में पत्थर मारने लगे ताकि ये बॉडी छत विछत हो जाएं। बूट की ठोकरें मारने लगे, गालियां देने लगे और ये तांडव और यातनाओं का दृश्य बहुत देर तक चला। सब कुछ पड़ा सहता रहा और देखता भी रहा। बहुत देर के बाद फिर उनके कमांडर ने अपने साथियों को बोला कि नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर जाकर के हमला कर दो।
और इनके हथियार उठा लो। अच्छा। जब ये हथियार उठाने वाली और हमले करने वाली बात मेरे कानों तक पड़ी तब मुझे लगा कि आज तो मेरी पूरी टीम खत्म हो जाएगी। तब ऊपर वाले से एक ही अरदास, एक ही प्रार्थना करी कि मुझे सिर्फ इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सोचना दे सकूं। और ये सत्य है, अगर हम निस्वार्थ भाव, सच्ची श्रद्धा, सच्चे समर्पण के साथ उस ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु को याद करते हैं, वो शक्ति तो साक्षात हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाती है। बिल्कुल। बस वो प्रार्थना करके चुपचाप पड़ा रहा। उनके दोबारा से सैनिक आए, हमारे शरीरों में दोबारा से गोलियां मारने लगे, हथियार उठाने लगे। वो जब नज़दीक आया तब अपने आप से एक कमिटमेंट किया, अपने आप मन और मस्तिष्क के अंदर विश्वास को पैदा किया। अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरे हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाएं, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। ये विश्वास की ताकत होती है। बिल्कुल। ये कमिटमेंट की ताकत होती है। महाभारत में पितामह भीष्म ने सिर्फ कमिटमेंट किए थे, अपने आप से प्रतिज्ञाएं की थीं और उन्हीं प्रतिज्ञाओं की बदौलत उन्होंने अपनी इंद्रियां नहीं, अपनी मौत को अपनी मुट्ठी में बांध लिया था। तो इंसान के पास इतनी ताकत और सामर्थ्य है। अर्जुन ने इतने बाण मारे थे, बाणों की सरसैया पे थे, लेकिन अर्जुन प्राणों को नहीं हर पाया था। बिल्कुल। तो वो आया, उसने दोबारा से गोलियां मारी, फिर भी बाजू में पैर में गोली मारी, 2 कदम चला, वो रुक गया। उसके रुकते मुझे लगा कि शायद इसको पता चल गया मैं जिंदा हूं। मन के अंदर भाव चल रहे थे। तब तक तो वापस मुड़ा, मुड़ते उसने राइफल जब सीने की तरफ करी तब एक पल के लिए लगा योगेंद्र नहीं बचेगा। लेकिन इस देश को भारत माँ बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते कोई कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं है, ये सजीव है। माँ भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम और बलिदान को कभी दफन नहीं होने देती, किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। 1962 1962 में एक बैटल ऑफ रजांगला नाम सुना है? बिल्कुल। 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में 120 जवान लड़े, उसमें से 114 जवान लड़ते लड़ते वहीं पर शहीद हो गए। उसमें से 4 जवान उन 114 की शौर्य को बताने के लिए माँ भारती ने शायद जिंदा रखा होगा, उसमें से आज एक जीवित भी है। तो वो हमारे देश के सच्चे शायद नायक हैं। तो शायद जो माँ भारती के बेटों ने शौर्य पराक्रम दिखाते जो बलिदान दिया है, उस शौर्य को बताने के लिए शायद मुझे जिंदा रखने का एक माध्यम चुन लिया होगा। और जब उसने गोली चलाई, सीने की तरफ चलाई, तो यहाँ पे पर्स रखा था, क्योंकि पूरी पैंट फट गई थी चलते चलते। उस पर्स में कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे। शायद वो माँ भारती ने सिक्कों को इकट्ठा कर दिया होगा, और जब वो गोली चली तो जाकर के सिक्कों से टकराई और रिकोचिट हो गई। गोली के धक्के से, फोर्स से, पावर से लगा कि मैं तो मर गया हूँ। पाकिस्तान का दूसरा जवान आया होगा, उसने आकर के जब मेरा हथियार उठा करके जा रहा होगा, उसका पैर मेरे पैर से टकराया, तब एकदम से चेतना ही लगा मैं तो जिंदा हूँ। तब एक अंतर्मन से आवाज है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। फिर मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, मैंने हैंड ग्रेनेड से उसके ऊपर हमला किया, उसका सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आकर के गिरा। उस ग्रेनेड के धमाके से पाकिस्तान के जवानों में खलबली मची, इनमें से कोई जिंदा है, कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है। बस वही एक मौका था मेरे पास। मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की चेष्टा करी, कोशिश किया, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं। इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी, सिर्फ कंधा कंधा हिला। एक हाथ से राइफल उठाई, ऐसे पलटा खाया और वहाँ से ऐसे फायरिंग किया। 4-5 पाकिस्तानियों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतार दिया था। फिर इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर, तीसरे पत्थर, 4-5 जगह से फायरिंग किया तो उनके हौसले परस्त हो गए, पैर उखड़ गए, भाग खड़े हुए। मैं बेबस और लाचार था, चल नहीं सकता था,
क्योंकि ये पैर की पूरी मसल्स निकल के बाहर थी तो इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी, लेकिन फिर भी हताश और निराश नहीं हुआ था। खिसटता रेंगता फायर करता हुआ 4-5 मीटर तक उनके पीछे गया और 4-5 मीटर जाने के बाद देखता हूँ सामने तो उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए हैं, उनके वेपन के डिप्लॉयमेंट हैं और वो सब कुछ छोड़ करके भागते चले जा रहे हैं। बहुत देर तक पड़ा हुआ वहाँ पर वो मंजर देखता रहा। फिर कुछ देर के बाद फिर पागलपन छाया, योगेंद्र नीचे जाना है, अपने साथियों को बचाना है। फिर धीरे धीरे दौड़ खिसटता खिसटता उन साथियों तक आया जहाँ पर वो शहीद हो रखे थे। फिर मन में ख्याल आया, देख इनमें से तेरी तरह कोई जिंदा तो नहीं है। एक एक को देखने लगा तो किसी का ये सर निकला हुआ बाहर था, तो किसी की गर्दन पड़ी हुई थी, किसी का धड़ पड़ा हुआ था, किसी के हाथ पर। एक एक को गोद में रख करके रोता रहा। ये 19 साल का लड़का जिसकी 2.5 साल की सर्विस, जिसको ये पता नहीं इस पहाड़ी से हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, जाना है तो कहाँ जाना है। जब हम हृदय से आत्मा से रोते हैं ना, तो शायद हमारी वो पीड़ा, शायद हम अपने आप से जुड़ते हैं। रोना कोई कायरता भी नहीं है, रोना भी एक थेरेपी है, जैसे लाफ्टर एक थेरेपी है। और हम सच में, एक महानुभाव अभी सुबह कह रहे थे एक वक्त तक कि हम शरीर हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम बॉडी नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम एक सोल है, एक आत्मा है, जिसको ये शरीर कुछ दिन के लिए इस धरती पर काम करने के लिए दिया गया है। और आज हम दुखी इसलिए हैं, हमारा जीवन इसलिए भारीपन है क्योंकि हम सिर्फ अपने आप को शरीर समझ करके जी रहे हैं। जिस दिन हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं तो जीवन की सुंदरता, शौर्यता का पता चलता है, कितना सुंदर और सौम्य हमारा जीवन है। मैं रोता हुआ अपने आप से कनेक्ट हुआ, अपनी आत्मा से कनेक्ट हुआ, तो जब अपने परमात्मा से कनेक्ट हो गया और जैसे परमात्मा से कनेक्ट हुआ तो सुदर्शन चक्रधारी से कनेक्ट हो गया होगा, तुरंत आवाज आई, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। 500 मीटर उस पहाड़ी से रोल करता हुआ नीचे की तरफ आया, अपने साथियों को सूचना दी। पीछे कमांडिंग ऑफिसर के पास सूचना पहुंचाएगी कि एक जो फॉरवर्ड ट्रूप्स में से एक जवान बच कर के आया है। पूरा सर से लेकर के पैर तक लहू की धाराएं बह रही थी, फर्स्ट एड हुआ। पहाड़ियों पे चढ़ना बड़ा आसान है, उतरना बड़ा मुश्किल, और कैजुअलिटी को लेकर के बिल्कुल दिन का 1:30-2 बज रहा था। कमांडिंग ऑफिसर ने बोला इस लड़के को जल्दी से मेरे पास पहुंचाइए। कोई ऐसा साधन नहीं था जिस पर लिटा करके बिठा करके मुझे पीछे ले जाया जा सके। जवान कंधे पे डाल करके पीछे की तरफ लाने लगे। ऑक्सीजन नहीं थी, 10 कदम चलने के बाद रुकना पड़ता था, फेफड़े फूल जाते थे। शाम हो गई थी कमांडिंग ऑफिसर के पास आते आते, इतना लहू बह गया था, दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। जब उनके पास पहुंचा तो उन्होंने कहा बेटा मेरे को पहचानता मैं कौन हूँ? मगर साहब आवाज़ सुनाई दे रही, दिखाई कुछ नहीं दे रहा। बोला मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। मैं जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी लग रही है। बोला तो उन्होंने टेंट के अंदर लिटाया, 3-4 स्टॉप जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। मैं जबान ऐंठने लगी थी, कुछ बता सकता है? मैं कहा साहब थोड़ा सा पानी पिला दो पहले। बोला पानी नहीं मिलेगा। तभी शायद डॉक्टर ने सुन लिया होगा, थोड़ा सा ग्लूकोज पिलाया, थोड़ी सी एनर्जी महसूस हुई। तब ऊपर की तमाम इन्फॉर्मेशन, तमाम घटनाक्रम से उनको अवगत कराया, और ये अवगत कराते कराते तभी डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगा दिया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला श्रीनगर हॉस्पिटल में हूँ। और वहीं पर मुझे सूचना मिली उसी रात को, दोबारा से हमारी फौज ने उस पहाड़ी पर हमला किया और बिना किसी कैजुअलिटी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। और टाइगर हिल की जीत के बाद कारगिल युद्ध का यू टर्न हुआ, सीज़फायर हुआ,
और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के मैं चाहूंगा कि सब खड़े हो जाए। ये सर आप बैठे रहिए, मैं चाहूंगा, क्योंकि ये वीरता की कहानी थैंक यू सो मच। जब आपने सुनाई सर, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। वाकई ये कहानी, और परमवीर चक्र एक ऐसा सम्मान है जो 19 साल के आप 19 साल जब आपके कंधे पर लगा तो आपको कैसा लग रहा था सर? आप बैठे रहिए सर। मैंने 6 क्लास में अब्दुल हमीद को पढ़ा था। फिर वो 21 साल के लड़के की कहानी को पढ़ा था जिसने 21 साल की जवानी इस राष्ट्र को कुर्बान कर दी, और उसके ऊपर हिंदुस्तान की सेना नहीं, हिंदुस्तान को भी फक्र हुआ था। 71 वार के अंदर वो लड़का, 21 साल का लड़का, एक स्क्वाड्रन को ध्वस्त कर देता पाकिस्तान की को, और वो पाकिस्तानी कमांडर जब बच जाता है और हिंदुस्तान या उसकी माँ से जब संपर्क होता है, उसकी माँ के चरणों को छू करके कहता है, माँ तूने बेटा नहीं एक शेर को पैदा किया है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। उस कहानी को सुनकर के ना एक ऐसा लगा, जज्बा लगा। तो वो जो चीज है, ये जो लगा है ना, ये मेडल, ये अकेले योगेंद्र यादव का नहीं है, ये उन शहीदों के लहू का, ये उन शहीदों के लहू का वो चिराग है जो मुझे शायद इस भारत के युवाओं को जागृत करने के लिए चिराग दिया गया है, और ये चिराग के द्वारा मैं भारत के युवाओं को जागृत करने की चेष्टा कर रहा हूँ। और ये इस मेडल को जब देखते हैं, इसमें 4 निशान हैं। शायद इन युवाओं को, फौजियों को छोड़ करके अगर मैं पूछना चाहूँ तो इनको ये भी पता नहीं होगा कि 1947 से 2025 तक कितने परमवीर चक्र मिले हैं। मालूम है? नहीं मालूम। 1-2 को नहीं मालूम है। इनको ये मालूम है कि अभी जो क्रिकेट हुआ था उसमें कितने लोगों ने, कितने जो क्रिकेटर थे उनको जानते होंगे, फिल्मी स्टारों को जानते होंगे, ठीक है, लेकिन हम जो देश के सच्चे हीरो हैं उनको नहीं जानते होंगे। हमने आज अपने हीरो को चेंज कर दिया। हमने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की कहानी सुनाना ही बंद कर दी। हमने चंद्रशेखर आजाद की वो कहानी सुनाना बंद कर दी। हमने रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनाना बंद कर दी। हमने इन परमवीरों की कहानी सुनाना बंद कर दी। 21 परमवीर चक्र हैं सर, और इसमें भारत की सनातन संस्कृति का प्रतीक ये वज्र का निशान है, और ये वज्र दधीची की हड्डियों से बना हुआ है, और हड्डियां से इंद्र का हथियार था जिसने पूरे राक्षसों का सर्वनाश किया। और मुझे फक्र होता है कि ये एक महिला के द्वारा डिजाइन किया हुआ ये मेडल है। ये विदेशी धरती पर पैदा हुई भारतीय सैनिक की एक पत्नी थी, उसने आकर के, क्योंकि हिंदुस्तानी है ना, सच में कॉपी करने में ये बड़े फास्ट हैं, नहीं कॉपी पेस्ट मारते हैं हम, लेकिन जो सच में जो विदेशी होते हैं ना, वो रिसर्च करते हैं। उन्होंने रिसर्च किया, ग्रंथों को पढ़ा कि इस देश की धरा पर ऐसा भी संत हुआ जिसने राक्षसों का विनाश करने के लिए अपने शरीर से अपने प्राणों को निकाल करके हड्डियों को दान में दे दिया। ऐसे त्यागी पुरुष को उन्होंने पढ़ा, तब ये चिन्ह यहाँ पर आया है। तो ये सर, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं उन 527 वीरों के उस चिराग को लगा करके इस देश में घूम रहा हूँ। ये आपका सौभाग्य नहीं सर, हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमें वो कहानी भी बता रहे हैं और आपने जो महसूस किया वो भी बता रहे हैं। मैंने शुरुआत में कहा था, फिर एक बार दोहरा रहा हूँ कि आपका ये जज्बा, यही विचार हमारे राष्ट्रवादी समूह को बल दे रहे हैं, युवाओं को बल दे रहे हैं, देशवासियों को बल दे रहे हैं। योगेंद्र जी, बिल्कुल, ये राष्ट्रवादी समूह की ये सोच, ये पहल बहुत इस युवाओं को एक सकारात्मक सोच की तरफ बढ़ाएगी। और पूरा विश्व कहता है भारत युवाओं का राष्ट्र है। सच में भारत युवाओं का राष्ट्र है जी। और पूरी दुनिया जानती है युवाओं के अंदर वो शक्ति है, सामर्थ्य है, ऊर्जा है
कि जिधर ये युवा अपनी नज़र को घुमाएगा उसी तरफ उस देश की तकदीर और तस्वीर बनती चली जाएगी। 65% भारत में युवा है, बिल्कुल। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस 65 में से 80% को ये पता नहीं है सूरज कितने बजे निकलता है। ये दुर्भाग्य है हमारा। क्यों नहीं है? क्योंकि ये देखो अभी भी युवा रील बना रहा है, और ये रील शाम को इंस्टाग्राम पे जाएगी, रात को 2:30 बजे तक वो लाइक को चेक करेंगे, और लाइक अगर सही से नहीं आए रात को डिप्रेस्ड में आ जाएंगे। मुझे तो कोई पसंद नहीं करता है। ये हमारे युवाओं की लाइफ हो गई है, ये युवाओं की लाइफ हो गई है। तो इन युवाओं के लिए दुष्यंत कुमार ने 2 लाइन बड़ी अच्छी लिखी थी कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। आग तेरे सीने में लगे या मेरे सीने में लगे, लेकिन ये आग लगनी चाहिए, ये आग लगनी चाहिए। तो आग, अगर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम की आग आपके हृदय में समाहित हो गई, आप कर्म के प्रति अपने आप को समर्पित करने लग गए, तो अपने आप में राष्ट्रवाद हो जाएगा। ये राष्ट्र अपना आप प्रथम हो जाएगा। हम अपने आप को समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, यही हमारा दुर्भाग्य है। नहीं, बिल्कुल सर, आपने जो 19 वर्ष की आयु में किया है, और मुझे लगता है कि आपका ये संदेश हर युवा तक जाएगा। मैं फिर एक बार आपका सम्मान में खड़ा होता हूं और आपको सलाम करता हूं, क्योंकि आपने जो शिक्षा हमें दी है और जो करके दिखाया है इस देश के लिए, शायद ही कई लोगों का सपना होता है, लेकिन आपने उस सपने को पूरा किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ पर शामिल हुए और अपना पूरी जो जर्नी है, जो सम्मान है, उसके बारे में बताया। थैंक यू सो मच। मैं सब तमाम दर्शकों को पुनः नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। सिर्फ 2 लाइन और कहता हूँ कि ये सांसों के तराने, सच में हम दुनिया के बारे में जानते हैं लेकिन अपने बारे में नहीं जानते। आप शायद जानते हैं 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? सबका जवाब आता 72 हमारी हार्ट बीट है। अगर 72 बार सांस लेने लगे तो 10 साल की भी अवस्था नहीं होंगी। इसलिए हम अपने बारे में थोड़ा सा जानने लगें तो हम अपने राष्ट्र के बारे में जानेंगे, फिर दुनिया के बारे में जानने की चेष्टा करना। तो इन्हीं से कह रहा हूँ कि ये सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा, हमारा शौर्य ध्वज लेकर वो चंद्रयान गाएगा। हमारे प्राण माता भारती के पग समर्पित हैं, हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा, हिंदुस्तान गाएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।